नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के ऑन टॉप 25 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना और आप 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर भाई बोला गया है, निम्न में से कौन सा आंदोलन जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु चलाया गया। ऑप्शन है अप्पिको आंदोलन, बलिया पाल आंदोलन, नवधान्य आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन। तो मेरे भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखिए, वर्ष 1987 में वंदना सेवा के द्वारा जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है, जल योजना, भूमि योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई जो ग्रीन पीस है यह एक पर्यावरण योजना है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी, केकड़ पक्षी, शुतुरमुर्ग या फिर डोडो पक्षी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? 14 वर्ष से, 25 वर्ष से, 50 वर्ष से या फिर 40 वर्ष से। तो मेरे भाई ऐसी प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई है उसे कहा जाएगा विलुप्त मात्रा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? भैया हम सभी को पता है वायुमंडल को बांटा गया है ना परतों में, तो बताना है किसके आधार पर इसे बांटा गया है? तापमान के आधार पर, वायु दाब के आधार पर, संघटन के आधार पर या फिर घनत्व के आधार पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा तापमान के आधार पर बांटा गया है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? बताइए। शैवाल, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा या फिर प्रोटोजुआ। तो भाई हम सभी जानते हैं जो लाइकेन है भैया यह वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है भैया यह इनके अधिक होने का सूचक होता है। ठीक है, लाइकेंस में अधिक वृद्धि क्या दर्शाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अब इस प्रश्न को भाई ध्यान से समझना क्योंकि छात्र इसमें भाई बहुत गलती करते हैं। यहां पर कहा गया है, पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। ध्यान रखिए यहां पर केवल बात हुई है पारिस्थितिकी की, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ, अर्नेस्ट हैकल। लेकिन यदि इसमें हम तंत्र को भी ऐड कर देते तो फिर वहां पर आपका आंसर होता ए.जी. टांसले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 2,
3, 4 या फिर 5। तो ध्यान रखिए भाई, सामान्य रूप से यहाँ पर आहार श्रृंखला में जो कड़ियों की बात है तो वो है 4। कितनी होती हैं? 4 कड़ियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और जिन साथियों को भाई अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देखना है, सारे सब्जेक्ट के भाई प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यहां पर भाई कहा गया है मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1972, 1970, 1975 या फिर 1980। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 1975 में यह शुरू की गई थी। ठीक है, घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा से स्टार्ट किया था। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। हरे पौधे होते हैं, जरा सोच समझकर भैया आंसर देना। हरे पौधे आंसर होते हैं तो बहुत सारे साथी बोलते हैं भैया हरे पौधे शाकाहारी होते हैं। मेरे भाई एक गलत है। हरे पौधे कैसे होते हैं भैया? हरे पौधे होते हैं भैया स्वपोषक होते हैं ना। स्वपोषक कैसे होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। भैया हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात हरे पौधे स्वपोषक होते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और देखिए भाई, जो भी आपका स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट अवश्य करना, लेकिन ऐसा मत करना। मैंने एक वीडियो में बोला था कि इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें मैंने मात्र 27 क्वेश्चन ही पढ़ाए थे। तो ऐसे में मैंने जब कमेंट देखी वहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों की, तो वहां पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था 30 ऑफ 30। अब देखिए भाई, मैं स्वयं समझता हूं कि वो गलत बोल रहे हैं। 27 भैया क्वेश्चन ही थे, लेकिन उन्होंने क्या है देखा ही नहीं 27 तक, तो है ना। तो आप लोग ऐसा मत करना, जो भी भाई आपका स्कोर रहता है बिल्कुल रियल बताया करो, है ना। चलिए भाई, यहां पर प्रश्न क्रमांक 11 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो मेरे भाई हम जानते हैं कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब क्या है? जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे गेहूं का खेत हो गया, आम का बाग हो गया। लेकिन प्राकृतिक कौन होते हैं? जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जैसे समुद्र, तालाब, है ना, इस तरह से प्राकृतिक होते हैं। तो यहां पर हम देखें गेहूं का खेत, आम के बाग और एक्वेरियम। ये कैसे भैया? ये तीनों कैसे हैं? कृत्रिम। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? कृत्रिम। लेकिन जो घास का स्थल है भाई मेरे, ये होगा प्राकृतिक परितंत्र। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई आ गया है। ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ट्रेंड में रहता भैया ये क्वेश्चन। मगरमच्छ संरक्षण हेतु, बाघ संरक्षण हेतु, हाथी संरक्षण हेतु या फिर गिद्ध संरक्षण हेतु। तो जो ओडिशा में भैया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यह मगरमच्छ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो भाई मेरे ये भी ध्यान रखना ओडिशा में है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पर्यावरण का जैविक कारक है मृदा, वनस्पति, वायु या फिर तापमान। जैविक कारक क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है ना, मतलब जो घटते बढ़ते हैं, सभी क्रिया करते हैं। जैसे भैया हमारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम वनस्पति भी कहते हैं, ये जैविक कारक के अंतर्गत आएगा। ओके, जो मृदा है, वायु और तापमान है, ये भैया अजैविक कारक होंगे। ओके, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरित अर्थात जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, हरित लवक, ये इसके नाम होते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है? इसमें होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी यहां पर हमारा जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए
प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहती हैं। अब भाई मेरे इसके नाम ही में तो आंसर छुपा हुआ है, मृत जीवी अर्थात ऐसे जीव जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। तो भैया पौधे क्या मृत होते हैं? नहीं, बल्कि यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मृत जीवी जीव मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। समझ गए ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। भैया हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं भाई मेरे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो यहां पर बात हुई है उत्सर्जित की, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मांस। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, लाइकेन। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए भाई यहां पर कहा गया है जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, मरे हुए जीवों की बात नहीं की गई, नहीं तो आप मृत जीवी मार दो, गलत हो जाएगा। ऐसे में जीवित जीवों की जब बात की जाए तो मेरे भाई जीवित जीवों पर निर्भर रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है परजीवी। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, बताइए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपरोक्त सभी। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं भाई जिसमें ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हर जगह भाई ऐसा लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। ठीक है भैया, मेरे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव भैया है माइकोप्लाज्मा, राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत जीव में या फिर पानी में। तो मेरे भाई जो विषाणु भाई मेरे जिसे वायरस कहा जाएगा, ये वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। जैसे ही ये हमारे अंदर पहुंचता है, भले ही बाहर भैया निष्क्रिय हो लेकिन अंदर तुरंत सक्रिय हो जाएगा और बहुत तेजी से वृद्धि करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परागकण, बीज, फल या फिर पत्ती। तो भाई मेरे स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? अब भैया मेरे घास भूमि बताइए किस में होगा शामिल? तो भैया घास के मैदान भैया होते कहां पर हैं? जमीन पर ही तो होते हैं, मतलब स्थल पर होते हैं। तो अर्थात यह है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे। तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है प्यारे साथियों, इस क्लास में मैंने केवल 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।